हेलो स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसमें हम पढ़ रहे थे रेलवे इंजीनियरिंग। मैंने आपको लास्ट क्लास तक बताया था रेलवे रिक्वायरमेंट्स। जो रेल होती है हमारी, जो हमारी पटरियां होती हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो हमने कुछ रिक्वायरमेंट्स पढ़ी थी कि उसकी जो स्टील की कंपोजिशन है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो इकोनॉमिकल सेक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए, जो सीजी है वो सेंटर ऑफ हाइट के पास में होना चाहिए। अब उसके आगे की रिक्वायरमेंट्स हम पढ़ते हैं कि जो भी हमारा रेल होता है, रेल की और क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसे हम कहते हैं पटरी। तो पटरी में अगर हम ध्यान से देखें, तो जो हमारा पटरी का सेक्शन होता है, वो कुछ ऐसा होता है। जो हमारी पटरी होती है, जिसके ऊपर से व्हील जाता है, वो कुछ दिखने में ऐसा होता है। तो इस पार्ट को, जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर व्हील ट्रैवल करता है, उसको हम कहते हैं हेड। जो नीचे वाला पार्ट होता है, जो बलास्ट के ऊपर रखा जाता है, उसको हम कहते हैं फुट। और इन दोनों को जो कनेक्टिंग पार्ट है, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं वेब। ठीक है। तो इन तीनों पार्ट्स में, हेड, वेब और फुट, इन तीनों पार्ट्स की हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो सबसे पहले हम हेड का पढ़ेंगे। जो हेड होता है, उसकी जो डेप्थ है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो इसलिए अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर से डायरेक्ट हमारा व्हील गुजरता है। अगर उसकी डेप्थ, दिस वन, अगर उसकी डेप्थ अच्छी नहीं होगी तो बार बार जैसे ही हमारे रेल के ऊपर से व्हील गुजरेगा, तो उसके कारण ये हमारी जो पटरी है वो धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाती है। और अगर इसकी डेप्थ अच्छी नहीं होगी तो ये पूरी तरीके से घिस जाएगा और फिर बहुत जल्दी टूट जाएगा। तो इसलिए जो हमारा डेप्थ होता है, हेड का जो डेप्थ होता है, वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब बात हम करते हैं फुट की। जो ये फुट है, जो नीचे बलास्ट के ऊपर रखा जाता है, इट शुड बी स्टेबल अगेंस्ट ओवरटर्निंग। ये स्टेबल होना चाहिए। इसके ऊपर से जैसे ही कोई ट्रेन जाए तो ये ओवरटर्न नहीं होना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। इसलिए ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। अब बात करते हैं हम वेब की। जो बीच वाला पार्ट होता है, जिसे हम वेब कहते हैं, इट शुड बी सफिशिएंटली थिक। थिक क्यों होना चाहिए? ताकि इसके ऊपर से, जो हमारे रेल का जो बीच वाला पार्ट है, दिस वन, इसके ऊपर से कोई भी पटरी जाए तो ये उसके लोड को बियर कर सके और नीचे ट्रांसफर कर सके। तो ये जो हमारे पार्ट्स हैं, कि हमारे जो भी पटरी का सेक्शन होता है, तीन जो हमारे सेक्शन होते हैं, हेड, वेब एंड फुट, वो कैसे होने चाहिए। सबसे पहले हेड, जो कि बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए ताकि जिसके ऊपर से पटरी अगर जाती है तो वो कम घिसे और घिसने के कारण वो टूटे नहीं। दूसरा होता है वेब, जो दोनों को कनेक्ट करता है, वो बहुत ज्यादा थिक होना चाहिए। इसलिए थिक होना चाहिए ताकि उसके ऊपर से कोई भी पटरी जाए, कोई भी ट्रेन जाए तो वो टूटे नहीं। फिर होता है फुट। फुट होता है जो कि बलास्ट के ऊपर रखा जाता है, वो स्टेबल होना चाहिए ताकि उसके ऊपर से ट्रेन जाए तो वो गिरे नहीं। अब बात आती है रेल की और रिक्वायरमेंट्स की। तो रेल का रिक्वायरमेंट ये है कि इट शुड बी इकोनॉमिकल एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेटल। हम ये समझ लें कि हमारी जो पटरी का सेक्शन है, उसमें बहुत ज्यादा स्टील यूज होता है, तो उसमें अच्छा कंपोजिशन स्टील डालें, लेकिन वो बहुत ज्यादा महंगा पड़े, तो ये भी हमारे लिए सही नहीं होगा। क्योंकि एज अ सिविल इंजीनियर हमें कोई ऐसी चीज ढूंढनी चाहिए जो कि बहुत अच्छी हो, एज वेल एज इकोनॉमिकल भी हो। तो इसलिए जो भी हम रेल का सेक्शन बना रहे हैं, वो जो मेटल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो अच्छा होना ही चाहिए, उसके साथ साथ इकोनॉमिकल भी होना चाहिए। हमारे इंडिया में इतनी सारे रेलवे ट्रैक्स हैं, पूरा नेटवर्क बना हुआ है। अगर पटरी बहुत ज्यादा महंगी होगी तो हमें नए ट्रैक्स बिछाने में बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है फिलेट रेडियाई शुड बी राइज। अब हम बात करते हैं व्हाट इज फिलेट। इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो हेड है, हेड का ये एक एंगल है। ये जो हेड है किसी एक एंगल पे कट है। ये जो एंगल होता है, ये जो लाइन होती है, इसको हम कहते हैं फिलेट। अब हम बात करते हैं फिलेट की। तो जो फिलेट का रेडियस होता है, फिलेट का जो भी रेडियस है, इट शुड बी लार्ज। ये जो रेडियस है हमारा, ये बड़ा होना चाहिए।
इसका मतलब कि जो हमारा हेड पोर्शन है वो थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए ताकि उसके ऊपर से कोई भी गेज की हमारी ट्रेन जाए, वो उसको रेज़िस्ट कर सके। अब बात आती है कि पटरियों की टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। जो पटरियों की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इट शुड नॉट बी लेस देन 72 केजी पर मीटर स्क्वायर। मतलब 1 मीटर स्क्वायर का अगर हम पटरी का टुकड़ा अगर तोड़ते हैं तो उसका वजन 72 किलो से कम नहीं आना चाहिए। अब अगर हम इस चीज को ध्यान से देखें तो इसमें पूरा उन्होंने सेक्शन बना के बताया हुआ है कि ये हमारी पटरी है। पटरी में कौन-कौन से सेक्शन को हम क्या-क्या कहते हैं। सबसे ऊपर वाले को, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको हम कहते हैं हेड, इसको हम कहते हैं फुट और इस बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं वेब। हेड, फुट एंड वेब। अब इसके और क्या-क्या कंपोनेंट्स होते हैं। जो भी हेड हमारे एंगल पे कट होता है, दिस एंगल, इसको हम कहते हैं फिलेट, ठीक है। ये जो हमारा वेब होता है, वेब का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम कहते हैं फिशिंग, ठीक है। हेड का जो एंगल है, ये जो हमारा फिलेट है, ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, इसको हम कहते हैं हेड एंगल। सेम ऐसे अगर हम देखें, बेस भी एकदम इंक्लाइंड है, बेस हमारा हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, उसको हम कहते हैं बेस एंगल। तो ये पूरे एक पटरी का सेक्शन आपको बताया गया है जिसमें हेड है, वेब है, बेस है, फिशिंग है, फिलेट है, हेड एंगल है एंड बेस एंगल है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो रेल सेक्शन होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। सबसे पहला आता है डबल हेडेड, फिर आते हैं बुल हेडेड और फिर आता है फ्लैट फुटेड। ये हमने जो भी लिखा है, ये लिखा है इन द ऑर्डर ऑफ देयर यूज। इसका मतलब सबसे पहले जो हम यूज करते थे वो होता था डबल हेडेड, उसके बाद जो हमने यूज करना शुरू करा वो था बुल हेडेड और उसके बाद आजकल जो हम यूज करते हैं वो होता है फ्लैट फुटेड। अब इन सब के बीच में क्या अंतर होता है, कैसे ये दिखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डबल हेडेड की, जो हमारे डबल हेडेड थे, डबल का मतलब होता है दुगना और हेडेड का मतलब होता है हेड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा पटरी का सेक्शन है उसमें दो चीजें हैं, एक होता है हेड और एक होता है फुट, ठीक है। अब इसमें क्या है, डबल हेडेड, इसका मतलब ऊपर भी हेड है और नीचे भी हेड है। अगर हम इसको बनाएं तो ऊपर जैसे है ये हेड है और नीचे अगर हम बनाएं तो नीचे भी पूरा हेड जितना ही थिकनेस है उसकी। तो इसको हम कहते हैं डबल हेडेड। इसको हम डंबल भी कहते हैं क्योंकि इसको अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे एक्सरसाइज करने के लिए हम डंबल यूज करते हैं, वो दिखने में बिल्कुल डंबल जैसा ही लगता था। इसका क्या यूज होता था, जैसे हमने ऐसा एक सेक्शन बिछाया, पटरी बिछाई, इसके ऊपर से ट्रेन गई, बहुत सालों बाद, 5-6 सालों बाद जब ऊपर वाला सेक्शन घिस जाता था थोड़ा बहुत, तो इसको हम पलट देते थे। ये घिसा हुआ नीचे रख देते थे और ये जो फ्रेश सेक्शन है इसको हम ऊपर रख देते थे। तो ये मल्टीपर्पज यूज होता था, इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते थे, बहुत सालों तक हम इसे यूज करते थे। इसको हम डंबल भी कहते थे। ये कुछ ऐसा दिखता था, देखिए, ऊपर भी हेड है, नीचे भी हेड है, डबल हेडेड है, ठीक है। फोटो अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसा होता है, ऊपर भी हेड है, दोनों की थिकनेस अगर आप देखें तो बिल्कुल इक्वल है। ये डिजाइन था टू यूज फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइड से हम इसको यूज कर सकते थे। जैसे ही ऊपर वाला पोर्शन घिस जाता था, इसको पलट के हम लगा देते थे, तो जो नीचे वाला पोर्शन है ऊपर आ जाता था और घिसा हुआ नीचे चला जाता था, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो है बुल हेडेड। बुल हेडेड का मतलब है, फोटो दिखा देते हैं। बुल हेडेड का मतलब है कि एक जो हमारा पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, वो जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा चौड़ा है, ऐसे, और नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल पतला है, जितना हमें चाहिए। मान लीजिए हमें इतनी ही थिकनेस चाहिए सिर्फ, लेकिन वो उससे भी ज्यादा चौड़ा है, ठीक है। तो इसको हम कहते थे बुल हेडेड सेक्शन, ठीक है। द हेड वॉज मेड अ लिटिल थिकर एंड स्ट्रॉन्गर देन द लोअर पार्ट। मतलब जो हमारा लोअर पार्ट है, जो हमारा फुट पार्ट है, उससे भी ज्यादा चौड़ा होता था हमारा हेड सेक्शन।
उसको और ज्यादा मेटल के साथ और भी ज्यादा हम थिकनेस बढ़ा के उसे करते थे। वो हम इसलिए करते थे दैट इवन आफ्टर वियर इट कैन विथस्टैंड द स्ट्रेस। वो हम इसलिए करते थे जैसे इसके ऊपर से कोई भी ट्रेन गई, भले ही ये घिस जाए लेकिन ये और ज्यादा चौड़ा है, जरूरत से भी ज्यादा चौड़ा है, तो अगर इसकी उम्र अगर 5 साल है तो ये 7 साल तक चलता था, क्योंकि ये और ज्यादा घिसने के लिए तैयार रहता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमारे बुल हेडेड है उसकी क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स। मेरिट्स ये है कि दे की बेटर अलाइनमेंट, बहुत सही अलाइनमेंट करते थे क्योंकि ऊपर वाला पार्ट हमारा बहुत ज्यादा चौड़ा होता था, तो बहुत अच्छे से स्टेबल रहते थे, रखे रहते थे। फिर द रेल्स आर इजीली डिस्कनेक्टेड फ्रॉम स्लीपर्स एज दे हैव नो डायरेक्ट कनेक्शन। इसके नीचे जो हम स्लीपर्स लगाते थे उनके साथ इनको हम जोड़ते नहीं थे, क्योंकि इतने भारी होते थे कि इसको हम एज इट इज रख दें तो वो अपने वजन के कारण ही सीधे सीधे रखे रहते थे, उन्हें जोड़ने की जरूरत हमें नहीं पड़ती थी। द हैवी चेयर्स विद लार्जर बेयरिंग ऑन स्लीपर्स गिव लॉन्गर लाइफ टू वुडन स्लीपर्स। जब हम इन्हें स्लीपर्स के साथ में जोड़ते ही नहीं थे, जो हमारी स्लीपर्स हैं जो टूट जाती थी उनके भार से, उनकी लाइफ बहुत ज्यादा हो गई थी क्योंकि उनके ऊपर लोड आना कम हो गया था। अब बात करते हैं हम डीमेरिट्स की। डीमेरिट्स की ये है कि इनको हमें स्टेबल रखने के लिए, सीधा रखने के लिए बहुत सारे कनेक्शंस देने पड़ते थे। दूसरी बात यह है कि उनकी स्टिफनेस बहुत कम होती थी। अगर वो थोड़े से भी टेढ़े हो गए तो वो गिर ही जाते थे, वो सीधे वापस नहीं हो पाते थे। एंड थर्ड वन इज दे रिक्वायर हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। उनकी मेंटेनेंस करने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, जैसे हमारी पटरी है, पटरी को नीचे स्लीपर से जोड़ने के लिए, पटरी को स्लीपर से जोड़ने के लिए हमने इतने सारे स्क्रूज लगाए हैं। इस चीज को हम कहते हैं चेयर, जिसको पटरी को हम स्लीपर के साथ जोड़ते हैं उनको हम कहते हैं चेयर। ये होते हैं स्क्रूज जिनसे हम अलग अलग फिटिंग करके हम पटरियों को जोड़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है लास्ट, जो कि है फ्लैट फुटेड। इससे पहले अब तक हमने पढ़ा कि दो होते थे, एक होता था डबल हेडेड जिसमें दोनों तरफ हेड जैसा सेक्शन होता था, दूसरा था बुल हेडेड जिसमें ऊपर वाला पोर्शन जरूरत से ज्यादा मोटा होता था। अब इसके बाद जो आजकल यूज होते हैं उनकी अगर हम बात करें तो वो है फ्लैट फुटेड। फ्लैट फुटेड का मतलब है कि जो उनका फुट है, जैसे दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेड और एक होता है फुट, तो जो फुट वाला पार्ट है वो बिल्कुल फ्लैट है, इसलिए हमने उसका नाम रखा है फ्लैट फुटेड। ठीक है, इसको हम ऐसा कुछ ये सेक्शन होता है, ऊपर हेड है, नीचे फुट है जो कि बिल्कुल फ्लैट है। इनिशियली द फ्लैट फुटेड रेल्स वर फिक्स्ड टू द स्लीपर डायरेक्टली। कोई भी हमें उसमें चेयर्स और कीज लगाने की जरूरत नहीं थी, बट क्योंकि इसके ऊपर से जैसे ही लोड जाता था, ये फ्लैट फुटेड का ये जो फुट है इसकी थिकनेस बहुत कम है, तो इसके पलटने के चांसेस रह जाते थे, इसलिए हमने उसको फिर जोड़ना शुरू कर दिया। दूसरी एडवांटेज ये है कि इसमें बहुत कम स्टील की हमें जरूरत पड़ती है। एंड लास्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में से फ्लैट फुटेड ही यूज होते हैं। फ्लैट फुटेड कुछ ऐसे दिखते हैं, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये ऊपर बिल्कुल कर्व्ड पार्ट है और नीचे बिल्कुल फ्लैट है, इनको हम कहते हैं फ्लैट फुटेड। अब फ्लैट फुटेड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये देखिए आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ये हेड पोर्शन है और ये फुट वाला पोर्शन है जो बिल्कुल फ्लैट है, दिस इज द वेब। अगर हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखें, सबसे पहली बात आती है मेरिट्स की। मेरिट्स की ये है कि इट इज इजी टू फिक्स, क्योंकि इसका नीचे वाला पार्ट बिल्कुल फ्लैट है तो इसको हम आसानी से फिक्स कर सकते हैं। सेकेंड इज इट इज मोर इकोनॉमिकल, क्योंकि इसकी जो थिकनेस है बहुत कम है तो ये इकोनॉमिकल भी पड़ता है। फिर है ग्रेटर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, क्योंकि इसका नीचे वाला पार्ट बिल्कुल फ्लैट है तो ये स्टिफ रहता है, अपनी जगह से गिरता नहीं है। लेटरल स्टेबिलिटी, ये स्टेबल रहता है बिल्कुल। फिर नो कीज एंड चेयर्स रिक्वायर्ड, इसमें किसी भी तरह की एक्स्ट्रा हमें कीज और चेयर्स मतलब कनेक्शंस प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर है सिंपल अरेंजमेंट्स एट पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, जहां पे हमारे
2 पटरियाँ आपस में क्रॉस करती हैं, वहाँ पे सिंपल अरेंजमेंट से भी ये काम चल जाता है। अब बात करें हम डीमेरिट्स की, तो इसकी जो फिटिंग है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला होता है पोर्शन, तो जिसकी जैसे ही इसके ऊपर से कोई भी ट्रेन गुजरती है, तो ये बार-बार हिलता है, जिसके कारण इसके जो स्क्रूज हैं, वो बहुत जल्दी ढीले हो जाते हैं। दूसरा ये है कि अगर जैसे ये इस फोटो में आपको दिखाई दे रहा है, जो हमारी पटरी है, वो एक तरफ से नीचे धँस गई है। तो ऐसी प्रॉब्लम में हम क्या करते थे, जब इससे पहले हमारी पटरी होती थी, तो उनको हम हथौड़े से मार के स्ट्रेट कर देते थे। लेकिन अगर हम फ्लैट फुटेड में ध्यान दें, तो उनको स्ट्रेट करना थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इसका जो फुट है, वो बहुत पतला है। अगर हमने इसको हथौड़े से मार के सीधा करा, तो इसके टूटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये कुछ ऐसा दिखता है, इनको हम कहते हैं चेयर्स, चेयर्स एंड स्क्रूज, जो उनको जोड़ने के काम आता है। अब इनकी हम कंपैरिजन देखते हैं कि फ्लैट फुटेड और बुल हेडेड में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में अगर हम ध्यान दें, तो फ्लैट फुटेड बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल होते हैं, स्टिफ होते हैं, और वर्टिकली एंड लिटरली दोनों ही तरह से बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। बुल हेडेड को देखें अगर हम, तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम होती है। फिर बारी आती है लेइंग एंड रीलेइंग की, मतलब बिछाना और उनको फिर हटा के दोबारा बिछाना। तो क्योंकि फ्लैट फुटेड हमारे जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, जिनसे हम काम कर सकते हैं, तो इनका बहुत आसान तरीका होता है उनको बिछाने का। बुल हेडेड क्योंकि वो अपने आप में बहुत ज्यादा भारी होते हैं, इसलिए उनको बिछाना या खराब हो गए तो निकाल के फिर नए तरीके से बिछाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बात आती है इनिशियल कॉस्ट की। इनिशियल कॉस्ट जो हमारे फ्लैट फुटेड की होती है बहुत कम होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ स्टील जो होता है, अमाउंट ऑफ स्टील जो होता है बहुत कम लगता है। ठीक है। बुल हेडेड की बात करें, क्योंकि उसका जो हेड है वो बहुत ज्यादा मोटा होता है, इसलिए उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होती है। फिर बात आती है अरेंजमेंट्स, जो कि हम क्रॉसिंग्स पे लगाते हैं। तो क्रॉसिंग्स पे जो हमारा फ्लैट फुटेड है वो बहुत इजी होता है। बुल हेडेड में कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत मोटी होती है, बहुत चौड़ी होती है। फिर आती है बात इंस्पेक्शन की। तो फ्लैट फुटेड में डेली इंस्पेक्शन नेसेसरी नहीं होता है। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तभी उसमें इंस्पेक्शन होते हैं, या फिर 6 महीने में या 3 महीने में इंस्पेक्शन देते हैं, और रेगुलरली जल्दी खराब नहीं होता है। अगर हम बात करें बुल हेडेड की, तो उसमें इंस्पेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो इतना भारी होता है कि उसके वज़न से ही कभी-कभार स्लीपर टूट जाता है, तो हमें वो जाके देखना पड़ता है। अब हम बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की। मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी बहुत कम है फ्लैट फुटेड की, बुल हेडेड की बहुत ज्यादा होती है। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब कि कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना स्टिफ है, कितना कठोर है। तो हमारा फ्लैट फुटेड बहुत ज्यादा कठोर होता है, हमारा बुल हेडेड बहुत ज्यादा कमजोर होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रेल्स में कौन कौन से जॉइंट्स हम यूज करते हैं। ठीक है। रेल्स के जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम वीकेस्ट पॉइंट्स मानते हैं। वीकेस्ट पार्ट इसलिए कहते हैं, यहाँ पे 2 पटरियां आपस में मिल रही हैं, तो जहां पे गैप बीच में आ जाता है वो सबसे वीक पॉइंट हो जाता है। तो इसलिए जो हमारी रेल के जॉइंट्स होते हैं उनको हम सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी मानते हैं। अब इनकी प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि दे आर द वीकेस्ट। उसके बाद है कि जो हमारी कंटिन्यूटी होती है, जैसे हमारा ये रेल चल रही है, बीच में गैप आ जाए, तो जो हमारे ऊपर ट्रेन चलती है, उसकी कंटिन्यूटी में हमारी प्रॉब्लम आती है, जो उसमें बैठे हुए लोग हैं, उनको प्रॉब्लम होती है। फिर आता है ब्लो ऑफ व्हील्स लूजिंग। इसका मतलब जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं, दोनों पटरियों को जोड़ते हैं, और इसके ऊपर से बार-बार अगर कोई भी पहिया जाता है, तो इसकी जो स्क्रूज होते हैं, बार-बार इसके ऊपर से जब भी कोई चीज जाती है, तो ये बार-बार हिलते हैं, जिसके कारण ये लूज हो जाते हैं। ठीक है। फिर है वियर एंड टियर ऑफ द ट्रैक। इसका मतलब कि जो हमारा ट्रैक है वो घिस जाता है या टूट जाता है, तो सबसे पहले वो जॉइंट से टूटता है। फिर है इम्पैक्ट एट रेल जॉइंट्स। जो भी हमारे रेल जॉइंट्स होते हैं उनका रेगुलर इंस्पेक्शन करना जरूरी होता है, क्योंकि वो बहुत जल्दी टूट जाते हैं। फिर है नॉइज इज क्रिएटेड। जैसे ही ट्रेन चलती है जो आवाज आती है, ज्यादातर आवाज वो इसी से आती है कि हमारा
तो हम बात कर रहे थे कि जो भी हमारी ट्रेन गुज़रती है, जब भी किसी पटरी के ऊपर से गुज़रती है, जो आवाज़ आती है, वो आवाज़ तब आती है जब कोई पहिया किसी जॉइंट के ऊपर से जाता है। फिर अगर जो भी जॉइंट के ऊपर से जब हमारा पहिया जाता है, तो वो उसको एक रेज़िस्टेंस प्रोवाइड कराता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। और जहाँ पे रेज़िस्टेंस आता है, वहाँ पे हमारा फ्यूल कंज़म्पशन बढ़ना शुरू हो जाता है। अब है कि जो हमारे रेल के जॉइंट्स होते हैं, उनकी क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें कैसे रिक्वायरमेंट्स उसमें करनी चाहिए। सबसे पहला है कि जो हमारे रेलवे के जॉइंट्स हैं, उसमें इतनी होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए कि वो जो कंटिन्यूटी है, जो बीच में गैप है, वो बहुत कम रहे। इतना रहे कि उसमें बैठने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। जो हमारी स्ट्रेंथ है, वो सफिशिएंट होनी चाहिए, स्टिफनेस अच्छी होनी चाहिए। फिर उसके बीच में जो एक्सपेंशन गैप आते हैं, क्योंकि ये स्टील की बनी हुई होती हैं पटरियाँ, तो जैसे ही गर्मी बढ़ती है, ये एक्सपैंड हो जाती हैं, सर्दियाँ आती हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए हमें इनके बीच में एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ता है। तो इसका जो एक्सपेंशन गैप है, हमें इतना देना चाहिए कि वो आसानी से बढ़ सकें और कम हो सकें। फिर जो भी हम पटरियाँ बिछा रहे हैं, वो ईज़िली रिमूव हो जाएँ और ईज़िली उसको वापस रख सकें। फिर जो भी हमारी वियर एंड टियर, जैसे मान लीजिए ये एक पटरी है, ये दूसरी पटरी है। इसके ऊपर से जैसे ही कोई व्हील जाएगा, व्हील जाने से क्या होगा, इस पटरी को वो नीचे धक्का देगा, नीचे जाएगा और अगली पटरी को वो ऊपर की तरफ धक्का देगा। तो इसके कारण क्या होता है, जो हमारी पटरियों के कोने होते हैं, ये और ये टूटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है? तो ये हमारी पटरी इतनी मजबूत होनी चाहिए, या जो हम इसके बीच में जॉइंट लगा रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए कि व्हील आसानी से इसके ऊपर से चले जाओ और ये इन दोनों को तोड़े नहीं। ठीक है? उसके बाद है एडिक्वेट इलास्टिसिटी। इसका मतलब कि इसके ऊपर से कोई भी व्हील या कोई भी ट्रेन जाए, तो वो सारे लोड को बियर कर सके। फिर उसके बाद है कि जो हमारा इनिशियल और मेंटेनेंस कॉस्ट होते हैं रेल की, वो थोड़ी-सी कम रहे। अब हम पढ़ेंगे कि पटरियाँ हमने पढ़ ली है, पटरियों के नीचे जो हम लगाते हैं, जिनको हम कहते हैं स्लीपर। जैसे मान लीजिए ये पटरियाँ हैं, पटरियों के नीचे यहाँ पे हम जो लगाते हैं, उनको हम कहते हैं स्लीपर्स। ठीक है? इन स्लीपर्स के क्या-क्या फंक्शन होते हैं? तो सबसे पहला है, इट होल्ड्स द रेल। इसका सबसे पहला फंक्शन है कि इसके ऊपर जो हम पटरी बिछा रहे हैं, ये स्लीपर्स उन पटरियों को पकड़ के रखते हैं, ताकि वो अपनी जगह से ना हिले। उसके बाद है टू सपोर्ट द रेल्स। इस पटरी के ऊपर जो भी पहिए हैं या फिर जो भी ट्रेन जा रही है, इसका लोड जो पटरियों पे पड़ता है, ये इस लोड को बियर कर सके। फिर है टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड ट्रांसमिटेड। जैसे ये व्हील है, व्हील हमारा लोड ट्रांसमिट करता है पटरी पे, और पटरी जो हमारी होती है वो लोड ट्रांसमिट करती है टू द स्लीपर्स, और ये नीचे बलास्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो हमारा लोड है वो एक्चुअली नीचे जमीन तक चला जाता है ड्यू टू द हेल्प ऑफ स्लीपर्स एंड द रेल्स। टू होल्ड द रेल्स इन प्रॉपर लेवल। ये पटरियों को अपने लेवल में बिल्कुल होल्ड करके रखती हैं इन टर्न आउट्स एंड क्रॉसओवर। जहां पे भी टर्न होते हैं या फिर क्रॉसिंग होती है दो पटरियों के बीच में, तो ये उनको पकड़ के रखती हैं ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। टू प्रोवाइड अ इलास्टिक मीडियम बिटवीन रेल्स एंड बलास्ट। इसका मतलब है कि ये एक इलास्टिक मीडियम प्रोवाइड कराता है। हाँ, हो तो गया वैसे। बिफोर टाइम।